हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपके लिए लाए हैं तीसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, उससे संबंधित सभी न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे और आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं बताया, ये बहुत बैड मैनर है। तो इस कमेंट बॉक्स में जिस क्वेश्चन का हमने आंसर पूछा था उसको पहले हल कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो तीसरे चैप्टर में सबसे पहले ये बात आ जाती है कि चालक एवं विद्युत अपघटन क्या है। तो चालक एवं विद्युत अपघट्ट को कहते हैं कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फिर हमें जानना होगा कि हमने बहुत से ऐसे पदार्थ देखे होंगे विश्व जो आसपास हमारे चारों ओर होते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं किसी में करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं कोई लिक्विड चीज़ है, जैसे बैटरी है। हमारी जो घरों में इन्वर्टर बैटरी लगे होते हैं और आसपास तार फैले होते हैं, तो जो तारों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इलेक्ट्रिक उसके द्वारा बैटरी के द्वारा जो प्रवाहित की जाती है। तो इन कंडीशन को देखते हुए हमारे चारों ओर विभिन्न पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विशेष परिस्थितियों में विद्युत धारा का चालन करते हैं। विशेष परिस्थितियां मतलब जैसे आयरन, यहाँ पर ले लेते हैं आयरन, कॉपर, एयू और एजी। इनमें तो विद्युत धारा डायरेक्टली ही पाई जाती है कि जब भी इनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ये बात अलग है किस कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो आपको बताना है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कभी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और कभी विद्युत धारा का चालन करते ही नहीं हैं। कारण क्या है? जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अन्य और पदार्थ इनको ले लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं साधारण नमक। साधारण नमक में क्या होता है, जब ये ठोस और शुष्क अवस्था में होता है तब ये विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, परंतु गलित अवस्था में ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड है, जब तक ये शुष्क अवस्था में होता है विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, लेकिन गलित अवस्था में विशेष परिस्थिति हो गई इसकी, गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयनों के कारण ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। और इन धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का समुद्र पाया जाता है। ये बात हमने आपको ठोस अवस्था के चैप्टर में बता रखी थी कि धातुओं के एक परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आयरन में 26, कॉपर में 29, गोल्ड में 84 और इसमें 39 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी में। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र जो बन जाता है, क्योंकि छोटा मोटा तो हम लगाएंगे नहीं, बड़ा सा होगा। जब बड़ा सा होगा टुकड़ा तो उसमें बहुत से परमाणु होंगे और हर परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र हो जाता है। धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का चालन करती हैं और हम अपने चारों ओर के वातावरण में ये चीज़ें देखते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं, ये आयनों के जब इन्हें गलित अवस्था में लाया जाता है, किसी भी विलयन या किसी सॉल्यूशन में घोलकर गलित अवस्था में लाया जाता है, तो ये मुक्त आयनों के कारण, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण और ये मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब विद्युत धारा का चालन को हम दो प्रकार से बता सकते हैं। जैसे पहले होते हैं चालक जिन्हें कहते हैं कंडक्टर, और दूसरे होते हैं अचालक जिन्हें कहते हैं इंसुलेटर। तो पहले चालक के बारे में आ जाते हैं। पहले टॉपिक नंबर डालेंगे, इसका हेडिंग डालेंगे चालक। इनको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर्स। और दूसरा होता है नंबर 2 अचालक। इनको बोलते हैं इंसुलेटर। ये होते हैं इंसुलेटर। पहले हम चालक के बारे में बातें करेंगे
वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत धारा का चालन होता है, चालक कहलाते हैं। तो यहाँ पर वे कहते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत धारा का चालन होता है। विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर जाती है, चालक कहलाते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, Ag, Au, ये ETC, ये पदार्थ यहाँ के चालक के लिए बोलेंगे वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे आयरन एक धातु, कॉपर धातु, सिल्वर धातु, Ag धातु और Au धातु, ये क्या हैं? ये सभी क्या हैं? कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, लेकिन इसका इस्तेमाल मोस्टली नहीं किया जाता है। सिल्वर एक जो जर्मन सिल्वर होती है उसी के तार बनाए जाते हैं, लेकिन चांदी के कोई तार नहीं बनाए जाते हैं। अब उसके बाद में आ जाते हैं अचालक। अचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती या विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, अचालक कहलाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं शुद्ध जल, इसके उदाहरण में लिखेंगे शुद्ध जल। बर्फ, जब शुद्ध पानी हो उसकी बनी हुई बर्फ। लकड़ी और प्लास्टिक, ETC, ये क्या हो गए? अचालक। अब आप समझ गए होंगे कि चालक कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं वे पदार्थ या धातुएं जिनमें विद्युत धारा गमन कर जाती है, चालक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, अचालक कहलाते हैं। शुद्ध जल में कभी विद्युत धारा नहीं बहती है। जिस जल में विद्युत धारा अपना गमन करती है तो वो अशुद्ध जल होता है। शुद्ध जल से बना बर्फ भी विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। लकड़ी आप जानते हैं, अगर शुष्क लकड़ी है तो वो विद्युत धारा का चालन नहीं करती। इसी प्रकार से प्लास्टिक में भी विद्युत धारा नहीं बहती है। अब आ जाता है इसके बाद में टॉपिक अपना, ये सभी बातें इंट्रोडक्शन के लिए हैं। और आपको एक बात बताकर चलते हैं कि चैप्टर को नोट्स वाइज लिखते चले, ये तो अभी शुरुआत है तीसरे चैप्टर की। बहुत जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा कई विपत्तियां चल रही हैं इस समय कोरोना की वजह से, तो यहाँ पर कुछ पढ़ाई में लूजपन है स्टूडेंट्स के अंदर, लेकिन उनको छोड़कर आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो बच्चे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, उनके ही मार्क्स अच्छे आएंगे। वही बच्चे टॉपर बनते हैं अपने स्कूल के। तो इससे दूसरे के सतर्क होने से पहले आप सतर्क हो जाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें। पढ़ते रहेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगर आप लूज हो जाएंगे, पढ़ना कम कर देंगे, तो फिर आपके लिए बड़ी मुसीबतें, कंडीशन यहाँ पर ख़त्म आ जाएंगी ऐसी जिसमें आपके लिए कोई भी चारा नहीं होगा। फिर क्या होगा, वहाँ पर समय होगा कम, सिलेबस होगा ज़्यादा, आप इतना पढ़ नहीं सकते। अब आ जाती है अगली हेडिंग, विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालक जो विद्युत धारा का चालन कर देते हैं उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ना लिखकर लिखेंगे ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित दो
प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धात्विक चालक। धात्विक चालक। नंबर 2 विद्युत अपघट्य चालक, या बोलेंगे विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। हमने बताया था कि चालक में भी प्रकार आ जाएंगे और चालक वही पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा गमन कर जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो पहली हेडिंग इसमें हम बनाएंगे धात्विक चालक। धात्विक चालक। मेटल्स कंडक्टर लिखेंगे इसमें वे चालक पदार्थ जो किसी रासायनिक परिवर्तन किए बिना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। धात्विक चालक कहलाते हैं। धात्विक चालक कहलाते हैं। तो आप समझ गए हैं कि वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक परिवर्तन किए बिना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। आप जानते हैं अगर आप सोने के तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे या सोने के तार को बनाएंगे और उसमें विद्युत धारा पर प्रवाहित कराएंगे तो सोने का तार चांदी में नहीं बदल जाएगा। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं, आपको बता दें, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें बनने वाला उत्पाद पुनः लौटकर अपनी स्थिति में नहीं आता है। जैसे कि हम बता दें आपको, दूध से दही का बनना, दही से दूध कभी नहीं बन सकता है क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। यहाँ पर कह रहा है बिना रासायनिक किए बिना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा जो भी कॉपर के तार हैं आपके तमाम विद्युत उपकरणों में, जैसे पंखा है, टीवी है और बहुत से मशीन है, कोई भी मशीन, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हो उसमें कॉपर या सिल्वर के तार का उपयोग किया जाता है। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो कॉपर से सोने में तो बदल नहीं जाता है क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होता ही नहीं, कॉपर ही रहता है। ना तो वो चांदी से पीतल में बदल जाता है क्योंकि कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो तभी बात करा है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक परिवर्तन किए बिना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, कैसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री अवस्था में होंगे, विद्युत धारा का चालन करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। अब धात्विक चालक में आप जानते हैं, जैसे उदाहरण में लिख देंगे आप, उदाहरण
उदाहरण में लिखेंगे आप, जैसे Fe, Cu, Au, Ag, etc, ये सभी क्या हैं? धातुएं। और इन धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का समुद्र पाया जाता है जो अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का चालन करते हैं। और एक बात बता दें, विद्युत धारा जैसे ये एक तार है, ए पॉइंट बी पॉइंट लगा हुआ है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में विद्युत धारा जा रही है। यदि इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहे हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन किस दिशा किधर है? इस ओर, तो विद्युत धारा इस ओर बह रही होगी। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गमन करते हैं, बहते हैं, उसके ठीक विपरीत दिशा में विद्युत धारा गमन करती है। तभी कहते हैं बेचालक पदार्थ जो किसी रासायनिक परिवर्तन किए बिना, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, विद्युत धारा का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक। अब दूसरी हेडिंग आ जाती है आपकी विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक में क्या होगा? हम पदार्थ को ठोस अवस्था से गलित अवस्था में लाएंगे। नंबर 2, विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टर लिखेंगे इसमें। वे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। अब ये बात बता दी, सन 2019 के पेपर में आया था कि कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य होता है और कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम जान लें विद्युत अपघटनी चालक, वे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था, विलयन भी बनता है तो भी पदार्थ गलित अवस्था में आ जाता है, बात दोनों एक ही है। विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों, पहले क्या था? मुक्त इलेक्ट्रॉनों, अब है मुक्त आयनों के कारण, यहाँ पर के कारण गायब हो गया, के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। अब बताते हैं आपको, जैसे NaCl का घोल, ये बन गया विद्युत अपघट्य। NaCl का घोल, जल में घोल या बताएंगे या घोल बता देंगे। KCl का घोल। आप बताते हैं, जब तक सोडियम क्लोराइड, ये उदाहरण पे लिख देते हैं एग्जाम्पल कि ये सोडियम क्लोराइड का जब घोल बन जाएगा तो ये मुक्त आयन बनाएगा। जो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला
परमाणु होगा वो ऋण आयन बनाएगा, और जो कम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु होगा वो क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हम आपको बताते हैं कि सोडियम क्लोराइड शुष्क अवस्था में इस कारण होता है। सोडियम क्लोराइड इस प्रकार होता है, इसमें कोई भी विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। तो हम इसमें डाल देते हैं जल, इसको जल में घोल देते हैं। जलीय अवस्था में ये गलित अवस्था में आ जाता है। जब इसको जल में डाला जाता है तो ये गलित अवस्था में एक बनाता है सोडियम आयन और एक बनाता है क्लोराइड आयन। सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन परमाणु से बहुत ही कम होती है, इसीलिए सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु ले जाता है और ऋणात्मक बन जाता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिसके पास होती है वो ऋणात्मक आयन होता है, और जिसके पास कमी होती है वो क्या होता है, धनात्मक आयन होता है। कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन धनी है और ये इलेक्ट्रॉन ऋणी है। इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड जब ये इस प्रकार का होगा, ठोस अवस्था में होगा, तब तक ये विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। इसको जल में घोलेंगे तो इसमें मिलाएंगे जल, तो ये बनाएगा एक पोटेशियम आयन और दूसरा बनाएगा क्लोराइड आयन। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे होता है NH4OH, यानी कि NH4OH इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी शुष्क अवस्था में भी पाया जाता है, लेकिन ये विद्युत धारा का ऐसे चालन नहीं करता है। जब ये गलित अवस्था में आयनों में टूट जाता है, एक बनाता है NH4+ और एक बनता है हाइड्रोक्सिल आयन NH4-। इस अवस्था में जब ये जल में घोले जाते हैं, जैसे नमक का टुकड़ा, आप सर्च करें लेकिन बड़ी सावधानी से आप प्रयोग करके देख सकते हैं। जब कोई भी नमक का टुकड़ा लें वो बिल्कुल शुष्क अवस्था में हो, आप किसी खुले हुए तार में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, अगर आप उसमें टच कर देते हैं तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। आप ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत अंश जल का पाया जाए और उसमें शुद्ध जल उस समय नहीं होगा। तो फिर उसके बाद में उसका घोल यदि आप बना लेते हैं और थोड़ा सा भी जल आप उसमें लगा देंगे, नमी पाई जाएगी, तो वो विद्युत धारा का चालन करेगी, विद्युत धारा का चालन कर जाएगी, क्योंकि उस समय सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मुक्त अवस्था में होंगे और गमन करने लगेंगे। यही तो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इनका मतलब होता है कि जब जो भी पदार्थ आयनों में टूट जाते हैं तो एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन मुक्त होकर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है और विद्युत धारा का चालन करता है। अब विद्युत अपघटनी चालक दो प्रकार के होते हैं, और इसमें होता है पहला प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में और दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अब इनमें भी प्रकार चल रहा है। विद्युत अपघटनी चालक के भी दो प्रकार बताएंगे, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर पहले ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ए, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल। नंबर 2 बी, जिसे बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये प्रबल विद्युत अपघट्य है और ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में अब इसको हम विद्युत अपघटनी चालक को हटा देते हैं, उसके पार्ट्स को पढ़ते हैं। ये दो पार्ट्स में विभक्त होते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में आपको बताते हैं। नंबर ए, हेडिंग बना लेते हैं इसकी।
प्रबल विद्युत अपघट्ट। तो आ जाते हैं पहली हेडिंग है इसकी प्रबल विद्युत अपघट्ट। तो लिखेंगे इसमें विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन, जल का विलयन होना चाहिए, जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ये कह रहा है कि वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में, यानी जब वो जल में घोले जाएं या किसी ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक के मतलब होता है कि एक पर हो डेल्टा पॉजिटिव और दूसरे पर हो डेल्टा निगेटिव, यानी एक हो धन आयन और दूसरा हो ऋण आयन। ऐसे विलायक में जब वो घोले जाते हैं और वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, आयन बनने के लिए और भी कोई चीज़ ना बचे, तो वो कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। कैसे? जैसे आपको बताते हैं इसके उदाहरण में लिखेंगे, एग्जाम्पल इसका लिखेंगे EX पहला HCl, दूसरा H2SO4, तीसरा NaCl, चौथा KCl। ये आदि पदार्थ हैं और यहाँ पर लिख देंगे एक HNO3, सभी बता देंगे ETC इत्यादि। ये जो पदार्थ हैं जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर HCl है, जब ये जल में घोला जाएगा, एक हाइड्रोजन आयन तो दूसरा क्लोराइड आयन। कहीं कुछ बचा है आयनित होने के लिए, जो भी चीज़ें थी आयनित हो गई। दूसरा क्या है? H2SO4। और यही आपका बैटरियोल भी बोला जाता है। बैटरियोल यानी बैटरी वाला अम्ल। सभी बैटरियों में H2SO4 का ही विलयन भरा होता है, लेकिन इसकी मात्रा केवल 38% होती है, यानी कि 38% होती है। और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन आयन बनेंगे और एक सल्फेट आयन बनेगा। इस पर -2 का मतलब है यहाँ पर दो धन आयन हो गए, 2 एकन 2, ये पूर्ण रूप से आयनित हो गया। अब सल्फेट आयन से कोई भी चीज़ पृथक नहीं हो सकती। दूसरा है NaCl। NaCl में एक बनेगा सोडियम आयन और दूसरा बनेगा क्लोराइड आयन। इन बातों को याद रखें। यहाँ जितने हाइड्रोजन हैं पूर्ण रूप से टूट रहे हैं, यानी पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन में बन रहे हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट को आपका एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे ये CH3COOH है, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। जब ये आयनित होता है तो केवल ये हाइड्रोजन आयन बनाता है और बाकी एसीटेट आयन CH3COO आयन। क्या ये हाइड्रोजन आयन नहीं बना सकते थे? नहीं बना पाए, तो ये पूर्ण रूप से आयनित होना चाहिए था। इन हाइड्रोजनों का ना टूटना ही क्या कहलाता? अपूर्ण। तो ये है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या हो रहे हैं? हाइड्रोजन को पृथक कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन में बनाए देते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। आगे है KCl।
KCl का भी यही हाल है, एक बनाएगा पोटेशियम आयन, दूसरा बनाएगा क्लोराइड आयन। अगला है नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये बनाएगा एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा बनाएगा नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पर बोलेंगे वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट या बोले हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो ये हो जाते हैं क्या, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब इसके बाद में आ जाती है दूसरी हेडिंग कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में आपको बताते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य एक एग्जाम्पल तो बता ही दिया, तो इसी में चेंजिंग कर देते हैं कुछ लाइनों का दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, और इसको कर देंगे बी हेडिंग, दुर्बल विद्युत अपघट्य। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे नहीं हो पाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल को हटा दीजिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वे विद्युत अपघट्य जो ध्रुवीय विलायकों या जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं हो पाते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते एग्जाम्पल, पहला जैसे हम ले लें एसिटिक अम्ल जो अभी आपको बता चुके थे, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और बहुत से बन जाते हैं, तो यहाँ पर दो ही रख लें और उसके बाद में आगे लिखते हैं कैसे ये नहीं आयनित होते हैं। जैसे ये लिखते हैं CH3COOH, ये एक अम्ल है और इसको हम जब जल में घोलते हैं तो ये सिर्फ ये हाइड्रोजन आयन बनाता है, शेष बचता है CH3COO- और एक बनता है हाइड्रोजन आयन। तो इसके ये 3 हाइड्रोजन आयन क्यों नहीं बने, इसे पूर्णतया आयनित हो जाना चाहिए, इसके हाइड्रोजन भी निकल जाने चाहिए थे, ऐसा नहीं होता है। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं और पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो एक तरफ होता है अमोनियम आयन और दूसरा होता है हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन निकल सकता था, अमोनिया गैस मुक्त हो सकती थी। तो ऐसे विद्युत अपघट्य कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। और ये दोनों, ये ए और बी पॉइंट सन 2019 में 2 अंक में पूछे गए थे। तो प्रश्न और एक कहते हैं प्रश्न और मौत का कोई वक्त नहीं होता है, कभी भी आ सकता है पेपर के समय, क्योंकि ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। और एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं उसमें प्रश्न आने वाले का भी कोई भरोसा नहीं होता, कब दोबारा रख दिया जाए। दोबारा जब रखा जाएगा तो भी 2 अंक का मिलेगा। और बस इतनी सी बातें लिखनी है दोनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, और आपको ये बातें रट गई होंगी। हम आपको बता रहे हैं ये बातें रट गई है। सन 2019 में 2 अंक में पूछा गया था प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या हैं समझाइए, यही बातें आपको समझानी थी। तो वो तो वक्त गुजर गया, लेकिन हमने आपको बताया है कि मौत और क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। अब आ जाता है अपना टॉपिक, क्या, तो अपना टॉपिक है धात्विक व विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। तो विद्युत अपघटनी चालकों और धात्विक चालकों में अंतर बताना है, तो सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो इसमें पहले धात्विक चालकों में हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रही। तो लिखेंगे इसमें विद्युत धारा
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। या लिख देंगे प्रवाह करती है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। प्रवाह यानी कि बहती है, करती है। और इसका ठीक विद्युत अपघटनी चालक में लिखेंगे इसमें विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा मुक्त आयनों के कारण, मुक्त आयनों के कारण प्रवाह करती है। ये हो गया पहला पॉइंट। और अंतर कम से कम 4 देने पड़ेंगे। 4 से कम आप इन अंतर लिखेंगे तो अंतर के अंक आपके काट लिए जाएंगे। किसी के भी अंतर पूछे जाएंगे तो मोस्टली 4 देने पड़ेंगे परमानेंट। कम से कम 4 अंतर लिखने होंगे आपको। दूसरा पॉइंट लिखेंगे धात्विक चालकों में इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। होता है। और इधर लिखेंगे इनमें रासायनिक परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा प्रवाह करती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता और इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि मुक्त आयन होते हैं जब उन्हें गलित या ध्रुवीय विलायकों में मिलाया जाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है आपके लिए। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। देखिए इसकी बात है कि कोई भी धातु जितनी अवस्था में उतने ही ग्राम की रहेगी, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि जो द्रव्यमान में एक आयन है दूसरे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन आयन जब बनते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसका द्रव्यमान घट जाता है। लिखेंगे इसमें ठीक इसका विपरीत लिख दीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। द्रव्यमान मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान का। जैसे सोडियम का अपना एक द्रव्यमान है, लेकिन इसका जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। क्लोरीन का अपना 17.35.50 होता है, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन की एक अधिकता आ जाएगी तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इनमें द्रव्यमान का परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट लिखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में लिखते हैं इसके लिए
ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु चालकता घटती है। यहाँ पर नंबर 2, नंबर 4, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, परंतु चालकता बढ़ती है। आप जानते होंगे मोस्टली कोई भी वायर है यदि उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा उसकी चालकता घट जाएगी, यानी कि जितने समय तक उसे चलना है उसकी चालकता नहीं बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल किसी भी मतलब विद्युत उपकरण का फूंक जाना, जब उसमें ताप बढ़ेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी है यानी कि क्षमता है, क्षमता से अधिक अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कराओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उसकी चालकता घट जाएगा, हो सकता है वो उपकरण फूंक जाए। ऐसे यहाँ ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है परंतु चालकता बढ़ती है। यहाँ पर क्या है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं बैटरी में क्या कहता है, उबाल आने लगता है। बैटरी का जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब उसमें जो भरा विद्युत अपघट है वो उबलने लगता है, तो उस समय बैटरी हीट पकड़ जाती है, क्योंकि ये विद्युत अपघट सदैव जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं उसमें विद्युत अपघट क्या होता है, उसमें विद्युत अपघट भरा होता है, उसके अंदर उसमें इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। जैसे ही ताप बढ़ेगा तो उसकी प्रतिरोध घट जाएगा लेकिन चालकता बढ़ जाएगी। यहाँ पर चालकता घट जाती है क्योंकि वो उपकरण के डैमेज होने यानी कि नष्ट होने का भी खतरा रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, डैमेज होने का कोई इतना चांस नहीं होता है लेकिन चालकता बढ़ जाती है। अब आगे लिखते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 5। साधारण होते हैं लेकिन 4 ही लिखने चाहिए, हम आपको 5 बता देते हैं। तो 5 के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कम प्रतिरोध के कारण अच्छे चालक होते हैं। धात्विक चालक क्या होते हैं, इनमें प्रतिरोध होता है कम और इसी कारण ये अच्छे चालक होते हैं। इनमें प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है और इसीलिए अच्छे चालक होते हैं। और नंबर 2, नंबर 5 इधर, उच्च प्रतिरोध के कारण इनकी चालकता कम होती है। क्या होता है, विद्युत अपघट्ट में उच्च प्रतिरोध होता है इसीलिए इनकी चालकता कम होती है। यह होता है विद्युत अपघट्टों की सदैव चालकता क्या होती है, उच्च होती है। जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होती है लेकिन चालकता इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मेटल्स जिसमें लगे होते हैं उनकी चालकता अधिक होती है, लेकिन विद्युत अपघट्टों की चालकता इतनी नहीं होती है। अगर कोई उपकरण को सही से इस्तेमाल किया जाए नियमानुसार तो वो कभी जीवन लाइफ टाइम तक नहीं नष्ट होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों का एक समय होता है, एक निश्चित समय के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुष्क सेल जो डाले जाते हैं आपके रेडियो ट्रांजिस्टर घड़ियों में, क्योंकि एक समय के बाद उनकी प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं, उनके अंदर प्रतिरोध नहीं बनता है। अगर चाहें तो आपको 6वां भी पॉइंट यहाँ पर लिखा सकते हैं और लिखा ही देते हैं। नंबर 6, इनमें प्रतिरोध
क्या पाए जाते हैं धातुओं में? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर, इनमें प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण, इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण उत्पन्न होता है। ये रीजन है कि जब इलेक्ट्रॉन आपस में जब गमन करते हैं तो टक्करें उत्पन्न करते हैं, तभी प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, तभी वो उपकरण थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और इसमें आ जाते हैं, इसमें प्रतिरोध आयनों की टक्करों, क्योंकि इसमें आयन बहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो इसमें आयन बह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण उत्पन्न होता है। अब ये आपका फिनिश हो गया अंतर। अगला आएगा विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पहला दिन है और विद्युत रसायन के चैप्टर का पहला ही वीडियो है, तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व ज्ञात करते हैं, जैसे कप्पा बराबर 1/ρ बताते हैं, तो कप्पा है और विलयन का प्रतिरोध R है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल तो आप जानते ही हैं, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।